अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। आईजी सिंध और एडिशनल आईजी के लाख दावों के बावजूद कराची में स्ट्रीट क्राइम को ब्रेक नहीं लग रही। अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने उस वक्त पेश आया जब 8 साल बच्चा भी स्ट्रीट क्राइम की जद हो गया। एक मोबाइल, ये जैसे एक मोबाइल है, उसकी खातिर एक पढ़े लिखे नौजवान को कराची के अंदर हला कर दिया गया। रवा साल में तकरीबन 90 शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तकरीबन 20,000 मोबाइल इन 3 माह के अंदर कराची के अंदर छीने जा चुके हैं। तकरीबन 1571 गाड़ियां छीनी जा चुकी हैं और 40,000 मोटरसाइकिलें कराची के अंदर शहरियों को उनसे महरूम कर दिया गया है। पुलिस सिर्फ दावे करती है, काम कोई नजर नहीं आ रहा। शहरी किसकी तरफ देखें, कहां देखें, किसके दरवाजे के ऊपर जाके दस्तक दें, कुछ समझ नहीं आ रही है। इवन रमजान के महीने के अंदर इजाफा देखने में आया है। इस माह रमजान के अंदर जहाँ लोग गुनाहों से तौबा करते हैं, रहमतों की ख्वाहिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि इबादत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहा जाए, वहाँ पर डाकू सरेआम वहाँ पे घूम रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, दुकानों को नहीं छोड़ रहे, बैंकों की डकैतियों के अंदर इजाफा हो चुका है। अवाम अपने कीमती अशिया के साथ जो है वो महरूम कर दिया जाता है, उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बड़े शहर के अंदर जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, हमारा एक पोर्ट सिटी है, एक हमारा बिजनेस हब है, क्या वहां पर किस किस्म की कोताहियां बरती जा रही हैं? मेरे ख्याल से ये बातें करना, ये बहुत ज्यादा बातें मीडिया के ऊपर हुई हैं, हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बातें होती हैं, आला हुकाम को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, सवाल किए जाते हैं, वो आके दावे करते हैं कि हमने इतने लोग गिरफ्तार किए, इतने लोगों को हम लोगों ने जेल में डाला। लेकिन यहां पर एक इंतहाई मैं अहम बात आपको बताता चलूं कि कल रेंजर्स ने एक डाकू को हलाक किया। उस डाकू के ऊपर 10 मुकदमात दर्ज थे। वो 10 बार पुलिस की हिरासत में आया, उसके बाद पुलिस ने ही उसको बाद में रिहा किया। क्या प्रोसिक्यूशन में कमी है? क्या अदालती कार्रवाइयों में कमी है? इन तमाम तर बातों के अंदर कसूरवार कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों मेहमान अपने आप को किसी सियासी जमात से हटके एक शहरी, एक कराची का शहरी होने के तहत बात करें, गुफ्तगू करें। साथ में अगर अपना मौक़िफ़ भी रखना चाहें, पार्टी का मौक़िफ़ भी रखना चाहें तो जरूर यहाँ पे रखें। हमें मौविया यासीन ने हमें ज्वाइन किया है, साथ में हमें हमजा अलवी ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं सबसे पहले हमजा आपकी तरफ चलूंगा। हमजा, मुझे बताएं कि आप खुद कराची में रहते हैं, क्या सूरत हाल है? कराची वाले क्यों तंग हैं इस चीज से? क्यों इतनी बड़ी ये लानत स्ट्रीट क्राइम की अभी तक उस कराची के ऊपर सवार है? कोई हल नजर नहीं आता, कमी के बजाय हमें ज्यादा इजाफा नजर आता है। इसका आप क्या समझते हैं? वजह कौन है? कौन लोग वजह हैं? पुलिस वजह है, हुकूमतें वहां की वजह है, या आप समझते हैं कि अब, या फिर मैं अवाम के ऊपर तो कसूरवार नहीं ठहराऊंगा ना, अवाम तो बेचारी पहले पिसरी है, या हम कहते हैं कि अवाम अपना हक नहीं मानती है, अवाम अपना हक के लिए खड़ी नहीं होती है। आप इस नजर में आप क्या देखते हैं? इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, आपने टाइम दिया। जी अच्छा, जी बात जो है वो ये है कि कराची जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। और इसके जी अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो आबाद होते हैं पूरे मुल्क से, हम्म क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होता ही इसलिए है कि जहाँ पर तमाम लोग रह सकें ना, ठीक है। हम्म तो अब ये कारोबारी हब है, बिजनेस हब है, यहाँ पर हर किस्म की सकाफत बसती है, हर किस्म के लोग बसते हैं। आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा चंदा भी यही देता है, यही शहर देता है, हम्म सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही शहर देता है, सबसे ज़्यादा हम्म खिलाता भी यही शहर है, ठीक है। उसके बाद हम्म जो है सबसे ज़्यादा लुटता भी यही शहर है, ठीक है। और हर साल जो है वो दीगर शहरों से जो हमारे फुकरा हैं, गरीब हैं, वो रमज़ान में ख़ास तौर पे यहाँ का रुख भी करते हैं। हर साल हम मीडिया पे इस किस्म की वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भिखारी जो है वो कराची आ रहे हैं और पूरा महीना लगा के फिर उसके बाद जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें कराची में बेशतर चलती भी आ रही हैं। अब हम अगर बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ सिर्फ डकैती नहीं है, यहाँ चोरी है, यहाँ टारगेट किलिंग है, यहाँ भत्ताखोरी है, ठीक है। यहाँ कारोबारी आदमी को उसको वो अपनी दुकान में नहीं बैठ सकता, वो अपने एसेट शो नहीं करा सकता, वो अच्छी गाड़ी पे दफ्तर नहीं जा सकता, ठीक है, कि उसको बत्ती की बत्ती ना आ जाए। तो जो हमारे मुल्क का और जो इस शहर का खुसूसी तौर पे माजी रहा है, उसके अंदर हम्म दो बड़ी तंजीमों ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। और वो दोनों बड़ी तंजीमें, फिर उसके साथ कुछ लिसानी तंजीमें, वो अपने अपने एक मिलिट्री विंग लेकर चल रही थी, और अपने कारकुनों का जो उनके लिए काम करते थे उनका खर्चा पानी और बाकी सारी चीज़ें और सियासी अखराजात और लीडरशिप को खुश करने के लिए
तमाम पैसा जो है वो यहीं से जा रहा होता था, कराची से भत्ताखोरी की शक्ल में और टारगेट किलिंग की शक्ल में। तो इस शहर में 5,000 रुपए के लिए लोगों ने एक दूसरे को कत्ल भी किया। ये तो इस कराची शहर का थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो माजी मैंने आपको बताया। अब मैं जहाँ तक बात करूँ कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, तो 2014 में इसका ऐलान हुआ कि हम कराची के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसका स्टार्ट कर रहे हैं। अरबों रुपए उस वक्त रखे गए, किसी एक शख्स को, किसी एक कंपनी को इसका टेंडर भी जारी किया गया और हमने देखा कि वो टाइम गुजरता रहा। फिर 2016 में अगेन मुराद अली शाह साहब ने को इतना सूबाई असम्बली में खड़े होकर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर तकरीर झाड़ दी कि जी अब हम कर रहे हैं। और ये आजकल जो चल रहा है मामला वो भी इसी वजह से चल रहा है कि अभी जो है वो 5.5 अरब रुपए जो है वो मुराद अली शाह ने अप्रूव किए हैं सेफ सिटी के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि असद भाई, ये कोई पहली मर्तबा रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया उन्होंने, जी, लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये आज से पहले भी हो चुका है। 10,000 कैमरों के पैसे और इससे ज़्यादा कैमरों के पैसे पहले भी रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन वो आज तक हमें कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि PSL होता है तो शार फैसल पे थोड़े दिन के लिए और कारसाज वाली रोड पे वो लग जाया करते हैं, यूनिवर्सिटी रोड पे भी जो उनका रूट है उस रूट पे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे ही PSL ख़त्म होता है तो अगेन जो है वो कैमरे हट जाते हैं। तो बेसिकली ये इन लोगों की नाअहली है। ये तो एक पार्ट है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर तमाम इदारे मुलव्वस हैं। मैं अगर आप मुझसे बिल्कुल क्लियर पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम इदारे बात करें। जी, तमाम इदारे मुलव्वस हैं। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो 2-3 चीज़ें हैं जो ये छीनने के लिए आते हैं। या तो ये गाड़ी छीनते हैं, या बाइक छीनते हैं, या मोबाइल छीनते हैं, ठीक है। उसके अलावा पैसे तो वो अपने पास ही रखते हैं। अब ये आप देखें कि कौन सी ऐसी जगह है ये कराची, अगर शहर ये सेव है तो इस शहर से कोई भी चीज़ कैसे बाहर जा सकती है और कैसे इन हो सकती है अंदर, ठीक है। तो ये जो है इदारों के बगैर मुमकिन नहीं है। ये पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर या जो दीगर हमारे पास सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके बगैर मुमकिन नहीं है कि वो जो है कराची शहर के अंदर आ सकें या कराची शहर से बाहर जा सकें, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है, मैं मुआविया की तरफ भी चलता हूँ, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ इसी टॉपिक को लेके। मुआविया, इन्होंने एक बात की हफ्सा ने कि मुलव्वस हैं इदारे। मैं इसको बेसिकली आपके पास सवाल लेके चलूँगा, आप अपनी राय का भी हमें बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। मुलव्वस हैं या नाअहली है, ये दो चीज़ें बड़े भारी जुमले हैं दोनों। आपकी नज़र में क्या है कि इदारे वाकई मुलव्वस हैं इस सारी तमाम तर चीज़ों के अंदर जो कराची के अंदर खासतौर पर जो ये स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, या आप समझते हैं कि नाअहली है किसी जगह पर? और बाकी आपकी अपनी राय क्या है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये कि मैं जाहिर सी बात एक रियासत का शहरी हूँ और अपने रियासती इदारों का एहतराम करता हूँ और उनसे हुस्न ज़न की उम्मीद रखता हूँ। और मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इदारे मुलव्वस हैं, बल्कि इतना ज़रूर कहूँगा कि इदारों की नाअहली है। अभी मैं आपको, जिस तरह हमजा भाई ने बात की, इनकी बात को सेकंड करते हुए मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मेरे इलाके डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जमान टाउन थाना है, उसके SHO राव रफीक साहब अभी हाल ही में, अभी इस वाक़े को कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, इस वाक़े को मुश्किल से कोई 8 से 10 दिन हुए। राव रफीक साहब ने एक डकैती की है जिसमें 1,18,00,000 रुपए एक पार्टी से उन्होंने लूटे। राव रफीक SHO हैं, SHO ने जमान टाउन थाने के SHO हैं। ये हॉट इशू बना हुआ है कराची का, आप इसको सर्च करें, आप इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन करें, आपको इस सारी जो है ना सूरत हाल आपको पता लग जाएगी कि किस तरीके से मतलब इन लोगों को पुलिस के अफसरान, पुलिस के जो ये मुखबर होते हैं और पुलिस के जो आगे इनके जो क्राइम के हवाले से जो इनकी जो भी इंफॉर्मर्स होते हैं, उनके पास ये तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पर कौन डकैती में मुलव्वस है, कौन जो है पैसे लेके जा रहा है, किसके पास क्या चीज़ मौजूद है, किसके पास क्या है। अब आप ये देखें कि एक आम आदमी जिसको प्रोटेक्शन पुलिस से चाहिए होती है, पुलिस खुद चोर बनी हुई है, पुलिस खुद डकैतियां मार रही है, तो एक आम आदमी इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा, एक आम आदमी अपनी दाद रसी के लिए कहाँ जाएगा। ये भी हाल ही का वाक़या है।
उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने डायरेक्टली इसको जो है ना खुद बिलावास्ता इस मामले को जो है ना टेक ओवर किया और इस सारे मामले को वो देख रहे हैं। ये सूरत हाल है कराची की इस वक्त। मैं आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा। अभी रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट भी है ना कि एक 8 रुकनी डाकुओं के सरगना गिरफ्तार हुए हैं और वो बेसिकली भाई थे 2 पुलिस वालों के और उनके वालिद साहब भी पुलिस वाले थे और उनका जो बेटा था बेसिकली वो डाकुओं का सरगना था। अभी गिरफ्तार किया उसको, अदालत ने पेश भी कर दी है। वो एक अलग इशू है। ये मैं आपको अभी के बता रहा हूँ जो SHO मतलब ये चीजें हैं कराची के अंदर, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, जमान टाउन थाने के सिटिंग SHO राव रफीक, हाल ही में अभी उसके खिलाफ जो है ना FIR भी दर्ज हुई है, उसके बंदे भी पकड़े गए और वो रिकवरी भी करवाई है 1,18,00,000 रुपए की। अंदाजा लगाएं। ये सूरत हाल है। और फिर दूसरी बात, इस वक्त सिंध जो है वो 2 हवालों से जाना जाता है। आप अगर किसी को सामने अपना तारुफ कराए ना कि मेरा ताल्लुक सिंध से, तो उसकी डायरेक्ट पहली बात ये होती है कि आप कहाँ, कच्चे के इलाके से या कराची से। अच्छा, जब कराची का बताते हैं तो बोलते हैं आपके मोबाइल कितने छिने, आप कितनी दफा लूटे गए। अच्छा, मैं भी आपसे ही सवाल करने लगा था। और कच्चे मेरे खुद 5 मोबाइल छिन चुके हैं कराची में। और अगर कोई हमारा भाई सिंधी भाई जो है ना वो अगर, तो उससे डायरेक्ट ये पूछा जाता है बाबा आपको कभी अगवा तो नहीं किया डाकुओं ने। ये सूरत हाल है। क्या आप नहीं समझते, क्या कराची के शहरी, हर इंसान, पाकिस्तान का हर शहरी समझता है कि अगर इदारे चाहें तो उनके बाएं हाथ का खेल है अमन अमान का नफाज करना, लेकिन बदकिस्मती से इदारों की नाअहली है। इसमें मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे, एक मेरी राय देखें, प्रोग्राम इसके ऊपर बहुत लोग करते हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, इतनी डकैतियां हो गई। अभी आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 42 शहरी इस महीने में जो है ना लूट मार की वारदात में जाँ बहक हो गए और कितने 20,000 कुछ औसतन वारदातें हुई है इस महीने के अंदर, इन 3 माह के अंदर। ठीक है, 90 अफराद सिर्फ कत्ल हुए सर। मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ। आप जो मुझे आदाद शुमार दे रहे हैं ये 2024 का दे रहे हैं, मैं इस महीने मार्च की बात। जी मैं इस साल का दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। देखिए बात सब भाई बात ये है कि हमने आखिर हम कब तक प्रोग्राम में इस बात के ऊपर जो है ना अपनी गुफ्तगू करेंगे कि जी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। भाई मसाइल का सोल्यूशन लेकर आए ना, मसाइल के सोल्यूशन के ऊपर बात करें। मसाइल के स्ट्रीट क्राइम्स पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अभी निगरान से आप क्या समझते हैं, मुझे शॉर्टली बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जैसे लाहौर के अंदर डॉल्फिन पुलिस इन्होंने लॉन्च की, काफी हद तक जाहिर सी बात है अगर हम कराची से कंपेयर करें लाहौर को या बाकी दीगर शहरों को, या हम KPK की बात भी करें तो स्ट्रीट क्राइम बहुत कम है और हमें इस तरह से खबरों में नजर नहीं आती। ये शहर पेशावर है या लाहौर है या कोयटा है, कराची में फिर क्या कमी है? वसाइल की कमी तो मेरे ख्याल से नहीं होगी ना कराची में? असद भाई वसाइल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दयानतदार क़यादत की जरूरत है। दयानतदार क़यादत अगर अमानतदारी के साथ, हौसला दही के साथ जो है ना काम करेगी तो इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर नहीं बल्कि पूरे सिंध के अंदर अमन अमान का निफाज होगा। बदकिस्मती से होता ये हमारे यहाँ पर कि कराची के अंदर मिसाल के तौर पर यहाँ पर सूरत हाल इस तरीके से कि अगर एक इलाके का SHO या एक इलाके का चौकी इंचार्ज चौकी जो है एक इलाके के अंदर कायम होती है, उस चौकी इंचार्ज मैं आप इसको अपनी मिसाल से इस तरह समझें कि लाहौर के अंदर मंडी बहाउद्दीन से किसी शख्स को उठाकर तायिनात कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि जी आप अमन अमान को कायम करें, आप इलाके की तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है ना कंट्रोल रखें। तो मुझे आप ये बताएं, उसको ये नहीं मालूम कि इस इलाके के अंदर कौन लोग मौजूद हैं, इस इलाके के अंदर रस्ते कहाँ से जाते हैं इसके, बिल्कुल इस इलाके के अंदर कौन जो है ना किस शख्स की क्या वैल्यू है, कौन शख्स क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुल्क से, कौन शख्स नहीं है। जब तक मकामी और गैर मकामी लोगों का तस्वुर यहाँ पर खत्म नहीं किया जाएगा, यहाँ पर मकामी लोगों को इन्हीं इलाकों के अंदर जो है ना तायुनात नहीं किया जाएगा, पुलिस अफसरान के अंदर जो मकामी कराची के मकामी पुलिस अफसरान है उनको कराची के अंदर ही ड्यूटियां नहीं दी जाएंगी, उस वक्त तक हम ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं हमजा के पास दोबारा चलूंगा, फिर माविया में आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। यही जमात है पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत है और आपको उम्मीद इन्हीं से ही है फिर, लेकिन इनकी ये बात ये करते हैं कराची में हमारी हुकूमत नहीं थी। अच्छा, पहले तो ये नाराज होते हैं इस बात से कराची को और सिंध को अगर अलग कर दो, लेकिन जब कराची के मसाइल की बात आती है तो फिर कहते हैं कराची में तो हमारे इख्तियारात ही नहीं थे। ये फिर प्ली देती है। आप फिर ये बात भी करें कराची अगर सिंध अलग नहीं है तो फिर इख्तियारात की बात क्यों करते हैं? अगर आप 15 साल से वजीर आला हैं, एक जमात का वजीर आला है, और अगर वो नहीं ठीक कर सके तो मुझे ये बताएं कि क्या अब वो ठीक कर पाएंगे?
हमजा हमजा मैं आपसे दोबारा सवाल करूं या आपने सवाल सुन लिया है? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। अच्छा, जी बात जी, मैं ये आपसे सवाल है, जी जी असद भाई, बात ये है कि कराची के अंदर इनकी हुकूमत किस तरह से नहीं थी? कराची क्या कोई अलग सूबा है जहाँ इनकी हुकूमत नहीं थी? या ये बड़ा अहम अहम डकैत, अहम पॉइंट है। या जो डकैत हैं, या जो चोरी और डकैती है, इस पे काबू पाना वो किसी अवामी नुमाइंदे का काम है, किसी एमपी एमएनए का काम है, या पुलिस का काम है? हम्म और वो वही आईजी जिसके नीचे लाड़काना आता है, उसी आईजी के नीचे कराची भी आता है, ठीक है? और कराची के अंदर दीगर भी इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सात जिले बना दिए, एसएसपी अलग कर दिए, एसपी अलग कर दिए, इन्वेस्टिगेशन के सेक्टर अलग कर दिए। और फिर ये जो आप डॉल्फिन वगैरह की एग्जांपल दे रहे थे, ऐसी बेशुमार चीजें बन गई। सिक्योरिटी के नाम पे हमने स्पेशल जो है सिक्योरिटी यूनिट बना सीटीडी बना दी, स्पेशल यूनिट बना दिया, बिल्कुल स्पेशल यूनिट बना दिया है। हमारे पास एसआईयू है, यहाँ पे काम करती है, बेशुमार एफआई, बिल्कुल काम बिल्कुल करते हैं। एसआईयू, बिल्कुल मैं एसआईयू, ठीक है? तो जी मैं जो आपसे, जहां मैंने पहले अपनी बात छोड़ी थी, मैं वहां से आपको जो असल चीज आपने अभी दूसरे भाई से पूछी थी कि आपने एक सोल्यूशन क्या है ना, तो मैं आपको वो सोल्यूशन की तरफ आना चाह रहा था जो मेरी नज़र में एक सोल्यूशन बनता है। तो फिर मैंने आपको 3 चीज़ें उसमें बताई थी कि कराची के अंदर होने वाली वारदातों के अंदर या तो गाड़ी छीनी जाती है, या बाइक छीनी जाती है, या फिर जो है वो सेलफोन छीना जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है या तो कराची से बाहर जाती हैं, या यहीं पर खुलकर इनके पार्ट्स जो है वो बिकते हैं, ठीक है? अब अगर हमारे पास इदारे अगर इस चीज़ के अंदर मुलव्वस ना हो, तो मैं नहीं समझता कि हमारे इदारे इतने नाअहल हैं कि वो दयानतदार होने के बावजूद ये मालूम नहीं कर सकते कि कराची के अंदर जितने मोबाइल छीनते हैं, उनमें से जो मोबाइल यहाँ पर खुलकर नहीं बिक सकते, वो सीधा सीधा स्मगलिंग होकर अफगानिस्तान चले जाते हैं। और बाद में लोकेशन चेक करें, आईफोन वगैरह की जो लोकेशन आती है, तो उसमें साफ आ रहा होता है कि मतलब कभी इसके बहुत सारे पहलू हैं, और ये मेरे ख्याल से पूरा मुनज़्ज़म जी बिजनेस जी है पाकिस्तान, कराची में स्ट्रीट क्राइम का। जी जी जी, ये मुकम्मल बिजनेस है। देखिए, आप जो एलसीडीज खरीद रहे मुझे होते मुझे यहाँ पे हैं हमजा, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मैं कराची में ब्रेक के बाद जाकर, दोबारा हाजिर होता हूँ। आप हमारी गुफ्तगू का आगाज़ जारी रखिएगा। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, देखते रहें इख्तिलाफ। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हमें एक बड़े एक अहम गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, जवाद भुट्टो। कराची से इनका ताल्लुक है, एक बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। कराची के हवाले से गुफ्तगू जारी है, और 90 अफराद तकरीबन कोई रवां साल में 3 माह के अंदर जो है वो हलाक हो चुके हैं। सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के अंदर 20,000 मोबाइल फ़ोन हमारे कराची में जो है वो छिन गए हैं। 1500 मोटरसाइकिल, 40,000 मोटरसाइकिलें, 1500 गाड़ियाँ। सर, हल क्या है? गुफ्तगू बहुत होती है, रोना पिटना भी बहुत हो गया। आप क्या समझते हैं, सोल्यूशन क्या है? ये जो खौफ तारी है शहरियों के ऊपर, ख़ास तौर पे कराची के, कोई बाहर निकलता है महफूज नहीं है, लोग कहते हैं मोबाइल छुपा लो अपने, गाड़ियों की हिफाजत, लोग खौफजदा हैं। रमज़ान के महीने में इवन कम होना चाहिए था, लेकिन इजाफा हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि सोल्यूशन क्या है, और ये क्यों चीज़ें नहीं रुक रही? और एक अरसा हो गया सर, बड़ा लंबा। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और जिस तरह कराची की आबादी बढ़ रही है और कराची के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, सबसे अहम मसला एक जो दरपेश हम शहरियों को नज़र आ रहा है, वो है स्ट्रीट क्राइम का, जो आज का हमारा गुफ्तगू का टॉपिक है। स्ट्रीट क्राइम को बहुत कोशिश जारी है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि कम किया जाए, लेकिन वो कोशिश हमें उस नज़रिए से नज़र नहीं आ रही, उस जुनून से नज़र नहीं आ रही। मसला रिसोर्सेज का नहीं है, रिसोर्सेज हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, दे हैव द पोटेंशियल टू डू इट, लेकिन मसला है सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर दिया जाए, बखुसूस जो मैनेजमेंट है हमारे सिंध पुलिस इदारों की या दूसरे कानून नाफिज करने इदारों की जो कि सिंध में मौजूद हैं, अगर उनकी सिस्टम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर दिया जाए, उनकी मैनेजमेंट को दुरुस्त कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये एक अहम फैक्टर है जहां पे हम लोग स्ट्रीट क्राइम को काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, तो हमें अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के तौर तरीकों को भी एडवांस करने की जरूरत है। सर्वेलेंस कैमरास हम लोग लगा सकते हैं मुल्क कराची के डिफरेंट एरियाज में, जो कि आजकल तो ऐसे मुख्तलिफ कैमराज आ चुके हैं जो कि फेशियल डिटेक्ट AI पे काम करते हैं और फेशियल रिकग्निशन पे काम करते हैं, कि वो इंस्टेंटली बता देते हैं कि भाई अगर कैमरा में ये बंदा आ रहा है तो वो उसकी
पूरी मात्रा से एफिलिएट होना चाहिए सिस्टम के, उसकी डेटाबेस, हर चीज आपके सामने। अगर ये जदीद तरीके हम इस्तेमाल करेंगे तभी एक हम जो बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, वो स्मार्ट सिटी दूर की बात, लेकिन उसके करीब करीब पहुंच जाएंगे। जब सब वसाइल की तो वाकई आप कह रहे हैं कि कमी नहीं है, अगर कमी कोई है तो शायद वो नीयत की कमी है। आप देखें एक मोबाइल फ़ोन के लिए क्या उसकी वैल्यू होती है। एक पढ़ा लिखा नौजवान अभी चंद दिन पहले जो है उसको हलाक कर दिया, अभी बीबीए का वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, वो आज 8 साल बच्चा जो है वो आज डाकुओं के हाथों जो है वो मारा गया। ये सूरत हाल जब तक कराची वाले सुनते हैं, जब इस तरह के वाकयात वो देखते हैं, आप समझते हैं कि मायूसी का फैक्टर तो वहाँ पर है, लेकिन उम्मीद क्या है। देखें 15 साल से तकरीबन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पर, वो कराची को लेके जाहिर सी बात है वो हमेशा ये बात करते हैं कि इख्तियारात की लड़ाई हमेशा रही है कराची को लेके कि इख्तियारात से हमारे पास नहीं है, वो कोई पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल देते हैं कि शायद उन्होंने मामला ठीक नहीं रखे। आप क्या समझते हैं कि ठोस इकदाम क्या होने चाहिए? पुलिस मौजूद है, फोर्स मौजूद है, जैसे हमजा हमारे साथ मौजूद है, हमजा ने भी बल्कि हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, वो कहते हैं डिफरेंट यूनिट्स बना दिए, क्राइम यूनिट्स बना दिए, SIUs बना दी, स्पेशल यूनिट्स बना दिए, CTD बना दी, और क्या किस चीज़ का इजाफा करना है? सेफ सिटीज़ के ऊपर कितना काम होता रहा है, पहले भी पहली हुकूमतें भी सेफ सिटीज़ पे काम करती रही हैं, अभी रिसेंटली भी कुछ मुआहदे हुए सेफ सिटी के हवाले से। फिर फुकदान किस चीज़ का है? ये शहरी लुट रहे हैं, बतदरीज लुट रहे हैं और दिन दिहाड़े लुट रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? क्या आप समझते हैं कि कहीं अंदर भी कुछ करप्शन मौजूद है? आप समझते हैं कि पुलिस के इदारों के अंदर भी, आप समझते हैं कि सिक्योरिटी के इदारों के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी कोताहियां मौजूद हैं जो काली भेड़, जैसे ब्लैक शीप जिन्हें कहते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है। जिस तरह मैंने अपनी पहले भी गुफ्तगू में ये फरमाया कि सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की जरूरत है, और जिस तरह आप बिल्कुल कह रहे हैं कि करप्शन का वो जो फैक्टर है वो बिल्कुल मौजूद है, और इसको काउंटर करने के लिए हमें एक नई मैनेजमेंट और एक नए लीडर्स की जरूरत है। बिकॉज अगेन द थिंग इज के फंड्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन पे बात बिल्कुल मैं जरूर करूंगा कि वो यूटिलाइजेशन उस तरीके से नहीं हो रही। इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहा कि रिसोर्सेज जो एलोकेट हुए हुए हैं सिंध पुलिस को, वो किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, कोई चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है। डॉल्फिन फोर्सेस बना दी, SSU यूनिट्स बना दिए, काफी सारे यूनिट बना दिए, लेकिन स्टिल इस चीज को हम टैकल क्यों नहीं कर सकते? हमें इनके रूट कॉजेस पे जाने की सख्त जरूरत है, और इसको डीप डाउन जाके ये हम आइडेंटिफाई करें कि ये क्यों नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन कराची का स्ट्रीट क्राइम का मसला कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और जिस तरह हम फैमिलीज जो हैं, आम फैमिलीज डरी भी होती हैं। एक मैं नौजवान हूं, अगर मेरे वालिदैन मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे, उसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस स्ट्रीट क्राइम का है। तो आई थिंक ये बहुत एक जरूर हम लोग इसकी तह पे जाके इनकी रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई जब तक नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। काउंटर करने के लिए हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, क्योंकि काफी जो नौजवान होते हैं वो बेरोजगारी छोड़ के वो फिर ऐसे काम करते हैं। फिर ड्रग एडिक्शन के केसेस हैं, उनको भी ड्रग हमें कंट्रोल करने चाहिए कि हम लोग नौजवानों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ उनको रुझान करें, ना कि उनको इन ड्रग एडिक्शंस और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ वो लोग जाएं। तो ये आई थिंक ये एक पूरा गवर्नमेंट को मिलके चलना पड़ेगा और सोच को चेंज करना पड़ेगा। एंड ये एक हाईली टाइम है कि अब इस चीज को काउंटर करें और इनकी रूट कॉजेस पे जाएं। बिल्कुल मौविया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इन्होंने बेरोजगारी की बात की, आप ये समझते हैं, देखिए बेरोजगारी अगर कराची में भी है तो शायद जाहिर सी बात है दूसरे शहरों में भी तो होगी ना। अगर हम क्राइम रेट की बात करें तो जाहिर सी बात है ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है। लेकिन ये इस बात को मैं मानता हूँ कि जैसे बाकी शहर हैं, लाहौर, कोयटा, पेशावर, उनकी आबादी का जो तनासुब है वो कराची के हवाले से बहुत डिफरेंट भी और डाइवर्स भी है। अगर एक ज़बान बोलने वाला वहाँ पे नहीं बसा हुआ, वहाँ पे कई ज़बानें बोलने वाले बसे में, और काफ़ी बड़ा डाइवर्स किस्म का वहाँ पे एक पॉपुलेशन है। वहाँ पे कंट्रोल करना जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल है। आपने SHO के हवाले से भी मिसाल दी कि कराची का SHO कराची का ही रहने वाला होना चाहिए, तो वहीं के मसाइल को समझ सकता है वो। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं आप समझते कि एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल अगर नहीं भी होती, फॉर एग्जांपल अगर बेरोजगारी भी इसकी बड़ी वजह है, लेकिन आप सोचते कंट्रोल जो बाकी जराइम जुड़े हुए हैं स्ट्रीट क्राइम से, उनको भी तो साथ साथ काउंटर करने की जरूरत है। जैसे अभी जवाद ने बात की कि ड्रग डीलर्स जो हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। आप समझते हैं कि किडनैपिंग जो करते हैं लोग वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप समझते हैं कि पैरेलल में जितने भी इसके क्राइम्स जुड़े हुए हैं उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली फिर वो अल्टीमेटली जो डायरेक्ट इसका जो आप समझते हैं विक्टिम होता है, फिर वो शहरी होता है जो अपने मोबाइल या अपनी कीमती अशिया से जो है वो खो बैठता है। जी असद भाई, पहली बात यह कि बेरोजगारी और हरामखोरी ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर हरामखोरी ने जो है ना वो नौजवानों को
लोगों को शॉर्टकट अमीर बनना, शॉर्टकट तरीके से जो है ना माल कमाना, शॉर्टकट तरीके के साथ जो है ना अपने अखराजात को बर्दाश्त करना, अखराजात को चलाना, ये अपना शेरवा बना लिया। बेरोजगारी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, वहां पर इतने स्ट्रीट क्राइम्स नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में कराची के अंदर आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोई शख्स भूख की वजह से भूखा सो गया। कराची सखियों का शहर है, कराची लोगों को खाना खिलाता है, कराची में जगह जगह आपको दस्तरखान मिलेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि कराची में कोई शख्स भूखा सो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची अहलियान है, कराची जो है वो लोगों को खिलाने वाले हैं। बात दरअसल ये असल चीज है सिस्टम हमारा जो है खराब है, पुलिस का सिस्टम हमारा खराब है। मुझे आप ये बताएं कि जिस थाने का एक SHO 30 लाख रुपए बीट दे करके वहां SHO तैनात होगा, मुझे बताएं वो क्या क्राइम को कंट्रोल करेगा। मुझे आप ये बताएं कि एक ASI जो 5 से 8 लाख रुपए दे करके अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाए, वो क्या क्राइम को कंट्रोल करेगा। मुझे आप ये बताएं कि एक IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, वो सरकार की तरफ से जो उसको रकम दी जाती है केस को परस्यू करने के लिए, केस को चलाने के लिए, उस पर कनात नहीं करेगा, बल्कि वो जो शख्स FIR करवाएगा, उस शख्स की FIR करवाने के बाद उसी से पैसे तलब करेगा कि मुझे मोबाइल के खर्च पैसे दो, मैंने मोबाइल में डीजल डालना है, तब जाके मैं रेड करूंगा। मैं आपको एक और बात बताऊं असद भाई, मेरे इदारे से, मेरे इंस्टीट्यूट से एक बाइक चोरी हो गई मेरे एक टीचर की। मैंने चोर को पकड़ भी लिया, खुद पकड़ लिया, वो पुलिस की वर्दी में मुलव्विस था। मैं थाने गया, उस पुलिस वाले को लेकर के गया जो चोर था, जो बाइक चोरी करके गया। मैं उस चोर को लेकर वहां जाके SHO ने उसकी वीडियोस वगैरह बनाई, मुझे कहा कि FIR काटो। पहले मैंने कहा कि नहीं मैं FIR, बहरहाल उस SHO FIR कटवाने के बाद उन्होंने तो बाइक बंद कर दिया केस के अंदर। आपकी आवाज़ में थोड़ी सी जो ना वो कट के आ रही है, मैं डिस्टॉर्शन है, मैं अपने टेक्निकल स्टाफ से कहता हूँ कि वो उसको ठीक करें। जवाद, एक मुझे एक बड़े अहम इसमें जो है ना एक सवाल है, वो मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगा कि सिस्टम की तो बात हम सारे ही करते हैं कि सिस्टम में शायद कैपेबिलिटीज़ नहीं है, शायद लूप होल्स हैं, उसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। आपने कहा वसाइल की कमी भी नहीं है। सर अगर वसाइल की कमी नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर क्या मसले मसाइल फिर इतने इजाफा क्यों होता जा रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कराची की सड़कों की बात करें, या हम नदी नालों की बात करें, बारिश के अंदर आप देखें क्या सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब तो वसाइल का फिर इस्तेमाल सही नहीं हो रहा ना, फिर वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं फिर स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। जाहिर सी बात है अगर बाकी सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है कराची के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिकली तौर पे सारा ही आप समझते हैं कि निज़ाम ही इस वक्त जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जंग आलूद हो चुका है। उस वजह से शहरी जो है, जाहिर सी बात है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसने बिज़नेस भी करना है, उसने बिज़नेस जनरेट भी करना है, वहाँ के लोगों को रोज़गार भी देना है। सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट करने वाला शहर भी कराची है। तो आप समझते हैं कि एलोकेशन सही नहीं है, नीयतों में फुकदान है। असल मसला यही है। अगर हम बात करें पिन पॉइंट पे बात करें कि पिन पॉइंट क्या इशू है, वो आपकी नज़र में आप क्या कहते हैं क्या है? देखें असद भाई, मेरी नज़र में ये है कि जो एक जैसे मुआविया भाई ने बात की कि हमारा पुलिस का निज़ाम बहुत करप्ट है। यहाँ तक अगर आप एक आम शहरी अगर एक छोटी सी FIR कटवाने थाने जाते हैं तो उससे पैसे लिए जाते हैं कि सर खर्चा पानी दे दें हमें। ये किस चीज का खर्चा पानी है? एक FIR आम शहरी का राइट नहीं है क्या? उसके लिए भी हम पैसे पे करें? तो हम उस डिपार्टमेंट से किस तरीके से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्ट्रीट क्राइम कम करे? ऊपर से नीचे तक जितना भी हमारा पुलिस का निजाम है वो तब्दील होगा, क्योंकि देखें एक ASI से लेके एक SSP तक ठीक ठाक करप्शन मौजूद है। तो इस करप्शन की जब तक रूट कॉज को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँ कि कुछ हमारे अफसरान हैं, अच्छे अफसरान हैं पुलिस जवाब साहब, एक SHO अगर 40-50 लाख रुपए देकर जब आएगा पोस्ट के ऊपर तो उसने फिर निकालना भी तो है ना। इसका मतलब बिल्कुल यही चीज हमें काउंटर करने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम लोग क्यों ऐसे मतलब पैसों के उस पे जो है लोगों को भर्ती करते हैं, ना कि मेरिट ऊपर से नीचे ये मामला चल रहा है। जी बिल्कुल, जो हमारे टॉप लेवल अफसरान हैं उनको भी तब्दील करने की जरूरत है और इसमें जो है प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये भी कि हम लोग जो भी बाय लॉ चलें उनको
अप्रिशिएट करें, जो कि बाय लॉ ना चले उनको सख्त सजा देने की भी हमारे वो होनी चाहिए, ताकि वो हमारे जो दूसरे आने वाले पुलिस वाले हों उनके लिए वो एक इबरत का निशान हो। हमजा हमजा आपकी तरफ चलता हूँ। जाहिर सी बात है, अब ले दे के बाद पुलिस के ऊपर ही आ गई है और जाहिर सी बात है क्राइम कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उनकी है, तो बात भी उन्हीं के ऊपर ही होगी ना। अगर 90 शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे इन 3 माह के अंदर, तो जाहिर सी बात है हम फूलों का हार लेके तो नहीं खड़े होंगे, उनके लिए तनकीद होगी और उनकी नेग्लिजेंस के ऊपर बात भी होगी। रेंजर्स को भी ऐड किया गया। स्ट्रीट क्राइम के हद तक तो उन उतने ज़्यादा इंटैक्ट नहीं थे कराची के अंदर, लेकिन टारगेट किलिंग के अंदर उनके ऑपरेशन थे, उसके हवाले से तो काफ़ी चीज़ें जो है मुस्बत तौर पर कराची के अंदर हमने देखी। माजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह भी हुए, काफ़ी ज़्यादा अमन की बात भी की, कराची की रौनकें बहाल हो गई। लेकिन आप ये समझते हैं कि फिर क्या दोबारा से फ़ौज को ये तमाम तर ड्यूटीज़ दे दी जाए? अगर आप समझते हैं कि फ़ौज कराची के अंदर पुलिस किसी काम की नहीं है और जड़ों के अंदर चीज़ें बैठ चुकी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक निज़ाम सारा तबाह हाल है, तो फिर क्या आप कहते हैं कि फिर फौजी दस्ते भेज दिए जाएं कराची के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर, और कहा जाए कि भाई आप स्ट्रीट क्राइम के ऊपर काबू पाएं, ताकि शहरी सुख का सांस तो नहीं कम से कम? मैं समझता हूं असद भाई कि फिलहाल जो है इस वक्त कराची में रेंजर्स को इख्तियारात दे देना चाहिए कि वो इन चोरों और डकैतों का जो है वो कला कमा जो है वो उनके हवाले कर देना चाहिए और उनके इख्तियारात जो है वो बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि वो रेंजर्स वाले जाहिर सी बात है कि सूबे के बजट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट उनके यहाँ होने से, उनके यहाँ पर हेडक्वार्टर हैं, उनके यहाँ पे नफरी है, उनके यहाँ होने से एटलीस्ट कराची के शहरियों को ये फ़ायदा हो कि वो अमन और सुकून से ये रह सकें यहाँ पर। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो सलूशन है वो कराची में सिर्फ 3-4 जगहों पे आपने छापा मारना है और वहाँ पे कारोबार बंद कराना है। एक आप प्लाजा पे जाएंगे, कराची में प्लाजा नाम से मशहूर है एक जगह, जहाँ पे सारा आपको जो है ना अनयूज मतलब यूज माल मिलेगा। वो यूज माल कहाँ से आ रहा है? वो सिर्फ चोरी की गाड़ियों से आता है। फिर उसके बाद आप देखें कि राम स्वामी की तरफ एक बाइकों की मार्केट है, जिस मार्केट में जो है वो सारे पार्ट्स मिलते हैं और वो यूज बाइकों के होते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में यूज बाइकें कहाँ खुल रही हैं और कहाँ बिक रही हैं, तो ये देखना पड़ेगा। और फिर कराची में जो हम सदर की तरफ मार्केट में जाते हैं और दीगर मार्केट में जाते हैं, अपनी मोबाइल का आम शहरी के पास है, तो आप समझते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने अदारों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी? ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब वहां जा नहीं रहे हैं, तो मैंने जो बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में ये बात बोली थी कि ये इदारे जिनका ये पर्टिकुलर काम है कि वो डकैतों के खिलाफ काम करें, वो इनके साथ मिले हुए हैं। अगर वो नहीं मिले हुए तो वो क्यों जो है वो इनको जो है वो कराची शहर से गाड़ियां बाहर भी चली जाती हैं, बाइकें बाहर भी चली जाती हैं और पार्ट्स खुल के वापसी जो है वो शहरी खरीद रहे होते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो उनके बगैर नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो इतने नाअहल हैं, बल्कि वो असल में जो बात अभी मेरे दोनों भाइयों ने की ना कि एसएचओ पैसे दे के आ रहा है और ये आ रहा है, तो वो सिर्फ एसएचओ पैसे दे के नहीं आ रहा, एसएचओ ने ऊपर भी पैसे देने हैं। ये पैसा घूम के होम मिनिस्टर के पास जाएगा और फिर होम मिनिस्टर जो है वो जिसने उसको मिनिस्टर लगाया उसको भी पैसे देगा और फिर उसको जिसने हुकूमत दी है वो वहां भी पैसा पहुंचाएगा। तो कहानी आपकी अमेरिका तक पहुंच जाएगी। ये तो ये सिलसिला तो जो है सारा वहां से सिलसिला तो वहां से चल रहा है। तो वैसे भी आपका आजकल जो है ना वो बड़ा एक ताल्लुकात बड़े खराब नहीं, हमारा तो मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए लोगों के साथ भी चल रहा है और चलता रहेगा। और जो है वो हम आवाम की बात करते रहेंगे। हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और इन्हीं इदारों को, जिन लोगों ने अपने हाथ में कानून लेके और सियासी जो है वाबस्तगी की वजह से उन्होंने हमारे साथ जो है जो सलूक किया है, वो हम इंशाल्लाह ताला जिस तरह अभी खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं बहुत शुक्रिया जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। हमारे साथ जवाद भुट्टो साहब मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौविया यासीन हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देखते रहें इख्तिलाफ। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दहशतगर्दी के कुछ होने वाले अफसोसनाक वाक़ों के बारे में। आज DI खान के अंदर एक खुदकुश धमाका हुआ जिसमें हमारे एक नायब सूबेदार और एक सिपाही ने जामे शहादत नोश फरमाए हैं। ये बड़े अफसोसनाक वाक़े हैं। दहशतगर्दी कार्रवाइयों में चंद दिनों से कुछ ज़्यादा इजाफा हो चुका है। गवादर के अंदर भी तकरीबन 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया, लेकिन उसके नतीजे में हमारे 2 जो है हमारे फ़ौजी जवान भी जो हैं वो भी उसमें शहीद हो गए हैं। जाहिर सी बात है वो 2 फौजी जवानों ने जो अपनी शहादत का नजराना पेश किया है
वो कई हज़ारों पाकिस्तानियों की जानों को उन्होंने जो है वो उनकी हिफाजत के चक्कर में उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जानों को नजराना पेश किया है। जाहिर सी बात है एक अफसोसनाक जो है वाक़यात जो है रूनुमा हो रहे हैं, हमें इसके ऊपर रोकथाम करनी भी पड़ेगी, एक्शन भी लिया जा रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बातें की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी एक इंदिया दे दिया है कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान वाली तिजारत को हम कट ऑफ भी कर सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक ही हम दोस्ताना रखेंगे जब तक अफगानिस्तान की तरफ से मुस्बत जवाब आता रहेगा, अफगानिस्तान की तरफ से मुस्बत कार्रवाई होती रहेंगी। अफगानिस्तान की तरफ से बुज़दिलाना कार्रवाई जिस तरह से होती हैं, वहाँ से दहशतगर्द हमारे सरहदी इलाकों के अंदर आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अफगानिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशराइज उनको किया जाए कि आप अपने अपने मुल्क के अंदर अपनी सरहदों की हदूद के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। ये हवाले से ये बातें भी की जा रही कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह भी कहा कि TTP के आपके ऊपर एहसानात बहुत होंगे, लेकिन आपने पाकिस्तान की सलामती को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करनी है और उनके साथ अपने मामलात को तय भी करना है। अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करते तो मजबूरन पाकिस्तान को आपके साथ ताल्लुकात को फिर दूसरी नज़र से देखना पड़ेगा। इस हवाले से अफगानिस्तान की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्या वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट संजीदा है, ये एक बड़े अहम मामलात हैं। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारजा के हवाले से उनसे गुफ्तगू के दौरान उनसे यही गुफ्तगू की गई, उनसे ये इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मामलात को जो है वो देखा गया कि किसी तरीके से भी अफगानिस्तान इस चीज़ को इंश्योर करे कि उनकी तरफ से किसी किस्म की भी बॉर्डर ब्रीच नहीं होनी चाहिए। वहाँ से जितनी भी दहशतगर्द हैं, बल्कि उनको हमारे साथ दिफाई तज़कियाकार भी मौजूद थे, वो भी ये बात करते हैं बाकायदा उनको मुसल्लह किया जाता है, उनको एमिनिशन फराहम किया जाता है, उनको एक हाईली कह सकते हैं कि टेक्निकल जो वेपन्स होते हैं उनसे उनको लेस किया जाता है। ये बड़े संगीन मामला हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने सफारती तौर के ऊपर इन चीज़ों को उठाया भी है, बावकार भी करवाया है। हम अपने जवानों के शहादत के नजराने कब तक पेश करते रहेंगे? हमें अपने वतन की हिफाजत भी करनी है, वतन के रहने वाले लोगों की हिफाजत भी। फ़ौज बेशक इसके ऊपर जो है वो इंटैक्ट है और किसी किस्म की भी गफलत नहीं बरत रही, लेकिन हमें अपने सरहदी मामलों को भी देखना पड़ेगा। अगर सफारती मामलात के ऊपर किसी किस्म की कोई कोताही बरती जा रही है तो उसको भी सीरियस जो है वो इशूज़ के तौर पर देखना चाहिए और देखा जा भी रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर हम मज़ीद इन चीज़ों से जो है वो छुटकारा हासिल करेंगे। दहशतगर्दी की लानत है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर मज़ीद जितनी भी कार्रवाई की जा रही है हमें मुस्बत उसमें पेशरफ्त भी नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ साथ हमें बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी नज़र आ रही हैं। दुआ ये है कि हमारे पाक फ़ौज के जवान, इस मुल्क में रहने वाले शहरी, एक एक बच्चा जो है वो इन तमाम तर कार्रवाइयों से महफूज रहे। आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले जितना भी वक्त है उसके अंदर हम इसमें कार्रवाइयों में कमी भी देखें, बल्कि मुकम्मल तौर पर जब तक ये सफाया नहीं हो जाता दहशतगर्दों का, तब तक जाहिर सी बात है हम सब लड़ते रहेंगे और शाना बशाना लड़ते रहेंगे। ये कौम भी आपके साथ है, आपकी जितनी भी इसमें खिदमात हैं हम उसको सराहते भी हैं। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें। आप देख रहे थे प्रोग्राम इख्तिलाफ। मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। देखते रहें वॉइस न्यूज़।